क्या तेल संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़े तूफान की तरफ धकेल रहा है? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच 27 देश अब वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचे हैं और वर्ल्ड बैंक से इमरजेंसी मदद मांग रहे हैं। आखिर हालात कितने गंभीर हैं और दुनिया पर इसका असर कितना पड़ रहा है, इसी पर होगी आज की सबसे बड़ी चर्चा। और क्या तमिलनाडु की राजनीति में आया एक तलाक अब दिल्ली की सत्ता का खेल बदल सकता है? जिस गठबंधन ने सालों तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला, अब उसी में ऐसी दरार पड़ी है कि संसद के समीकरण तक बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत। और समझने वाली बात यह है कि क्या एक खामोश वायरस फिर से दुनिया को अलर्ट पर ला रहा है, और क्या भारत का हेल्थ सिस्टम अभी से वार मोड में तैयार हो रहा है एक ऐसी बीमारी को लेकर जिसने पहले भी दुनिया को हिला दिया था। सब कुछ डरावना क्यों लग रहा है और क्यों इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, इसके बारे में भी फुल डिटेल्स बताएंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। दुनिया एक नए आर्थिक तूफान के भंवर में फंसती जा रही है, जहां तेल की एक चिंगारी कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिला रही है। हालात कुछ ऐसे बनते दिख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रही संघर्ष के बाद तेल बाजार में लगातार उठापटक ने अब चिंता बढ़ा दी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है, करीब 27 देशों ने वर्ल्ड बैंक से आपात आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। इन देशों पर बढ़ती मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है, सप्लाई चेन कमजोर हो रही है और कई जगह खाद की कमी भी देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने के बाद हालात ज्यादा बिगड़े हैं। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आई है, जिससे कई देशों की कमर टूटती नजर आ रही है। जहां पानी सिर से ऊपर हो जाए तो हाथ पांव मारना मजबूरी बन जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इन 27 देशों का है। रॉयटर्स ने लिखा है कि एक आंतरिक दस्तावेज में बताया गया है कि इन 27 देशों के नाम और उनकी मांग की गई रकम सार्वजनिक नहीं की जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने भी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया है। हालांकि खबर यह भी है कि 28 फरवरी के बाद जब मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज हुआ, तब 3 देशों ने नए क्राइसिस सपोर्ट सिस्टम को मंजूरी दी। बाकी देश अभी इसी प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि यह क्राइसिस सिस्टम कैसे काम करता है। इस योजना के तहत देशों को पहले से मंजूर लेकिन अभी इस्तेमाल न हुए फंड का लगभग 10% तुरंत उपयोग करने की सुविधा मिलती है। यानी मुसीबत के वक्त काम आए वही असली सहारा होता है। इन 27 देशों को उन 101 देशों में शामिल किया जा रहा है जिन्हें इस इमरजेंसी फंड का फायदा मिल रहा है। इनमें से 54 देश रैपिड रिस्पांस योजना का हिस्सा हैं ताकि संकट के समय तेजी से पैसा मिल सके। कुछ देशों ने तो मदद की पुष्टि भी कर दी है, जैसे केन्या और इराक। केन्या में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर भारी बोझ बढ़ा है। वहीं इराक की बात करें तो तेल से होने वाली कमाई में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। दोनों देशों की स्थिति दोनों तरफ से आग लगने जैसी है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के अनुसार जरूरत पड़ने पर बैंक तुरंत 20 से 25 अरब डॉलर तक मदद दे सकता है और पुराने प्रोजेक्ट्स के फंड को जोड़कर ये सहायता अगले 6 महीने के लिए 60 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। आगे चल के ये आंकड़ा 100 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकता है। दूसरी तरफ बात करें आईएमएफ की, तो इसकी प्रमुख क्रिस्टीला ने कहा है कि करीब 12 देश आईएमएफ से भी मदद मांग सकते हैं। कई देश आईएमएफ के बजाय वर्ल्ड बैंक को चुन रहे हैं क्योंकि आईएमएफ अक्सर सख्त शर्तें लगाता है, जिससे पहले से ही परेशान देशों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि तेल संकट ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को कसौटी पर खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि वर्ल्ड बैंक और वैश्विक संस्थाएं इस आर्थिक तूफान से कैसे निपटती हैं और दुनिया को कैसे संभाल पाती हैं। और तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने तो दावा किया है कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग डीएमके नहीं बल्कि विजय की टीवीके के साथ गठबंधन चाहता था। उन्होंने गठबंधन की राजनीति, राहुल गांधी और विजय के बीच की बातचीत और चुनावी रणनीति पर कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिससे अब पर्दे के पीछे की चर्चा अब सामने आने लगी है। नेताओं की बयानबाजी ने पूरी राजनीतिक पटकथा को ही बदल दिया है। डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में आई कड़वाहट ने देश की राजनीति में नए समीकरणों के लिए एक दस्तक दे दी है।
दरअसल तमिलनाडु चुनाव के दौरान कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ा तो काफी किरकिरी हुई थी। इसके बाद डीएमके बेहद नाराज हो गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि डीएमके ने कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। राजनीतिक तनाव इतना बढ़ा कि डीएमके ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अपने सांसदों की सीटें कांग्रेस से अलग करने रखने तक की मांग कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे बीजेपी को फायदा कैसे हो सकता है, जिसका कि बीजेपी इंतजार कर रही है। जानकारों की माने, एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि संसद में कई अहम बिल पास कराने के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाल के वोटिंग आंकड़ों में एनडीए इस जादुई आंकड़े से काफ़ी पीछे रह गई। यहीं से डीएमके की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। संसद में डीएमके के 22 सांसद हैं। अगर भविष्य में ये सांसद किसी मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन करे या फिर वोटिंग के दौरान वॉकआउट कर जाए तो सीधा फायदा एनडीए को होगा और एनडीए के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। हालांकि मामला इतना आसान भी नहीं है जितना दिख रहा है। दरअसल डीएमके और बीजेपी के बीच वैचारिक लड़ाई बहुत ज़्यादा है। परिसीमन को लेकर, सनातन को लेकर जिस तरह से ये मुद्दा छाया रहा पिछले दिनों, दोनों दल आमने सामने भी रहे, आरोप प्रत्यारोप भी चले। उदयनिधि स्टालिन के बयान ने दोनों के बीच खाई और भी ज़्यादा गहरी कर दी। लेकिन राजनीति में कहा जाता है, सियासत में कहा जाता है, न कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। इतिहास भी यही बताता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की जब सरकार थी तो डीएमके पहले उसमें शामिल थी। इसलिए राजनीति के गलियारों में चर्चा ये भी तेज है कि क्या इस बार एक बार फिर नए समीकरण बन सकते हैं। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके ने राज्य की राजनीति को देखा जाए तो पूरी तरह से बदल दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी क्षेत्रीय दल के लिए राज्य और केंद्र दोनों जगह विपक्ष में रहना आसान नहीं होता। ऐसे में डीएमके भविष्य में केंद्र के साथ वर्किंग रिलेशन बनाने की कोशिश भी कर सकती है। फिलहाल पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में दरार की, ब्रेकअप की खबरें आ रही हैं। अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा जो बन चुकी है, देखना यह है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक नाराजगी है या फिर आने वाले समय में संसद की तस्वीर बदलने वाली है। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसी बीमारी की जो हमें और आपको परेशान कर सकती है। इससे हमें सावधान भी रहने की ज़रूरत है। इसे लेकर देश में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने भी बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दे दिया है कि अपने अस्पतालों में इबोला जैसी खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दे, तैयारियां पुख्ता कर दे। सरकार का कहना है कि भले ही अभी देश में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन सावधानी ही सुरक्षा है। इसी सोच के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। इबोला एक खतरनाक वायरस बीमारी है जिसे इबोला वायरस डिजीज कहा जाता है। ये पहली बार 1976 में अफ्रीका के कांगो और सूडान में सामने आया था। इसके बाद कांगो की इबोला नदी के पास नाम से ये पड़ा। ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के खून में शरीर के तरल पदार्थ जैसे लार, पसीना और उल्टी जैसे इससे फैलती है। ये संक्रमित बीमारी है। इसके लक्षण होते हैं, तेज़ बुखार आता है, कमज़ोरी महसूस होती है, वॉमिटिंग होती है और कभी कभी अंदरूनी खून बहना भी शामिल होता है। सबसे ज़्यादा आउटब्रेक 2014 से 2016 के बीच पश्चिम अफ्रीका में हुआ, जिसमें लगभग 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इबोला एक खतरनाक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर इलाज मिल जाए तो बचाव संभव होता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को ये भी कहा है कि अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, इस सबको मजबूत करना होगा ताकि किसी भी संदिग्ध केस को तुरंत ट्रैक किया जा सके और उसे फैलने से रोका जा सके। ये निर्देश इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कई बार देखा कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे बड़े संकट में बदल जाती है। इसलिए सरकार का फोकस अब प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर पर है। राज्यों में कहा गया है कि अस्पतालों में ज़रूरी उपकरण, टेस्टिंग की सुविधा और अलग से क्वारंटीन की व्यवस्था पूरी तरह से तैयार रखी जाए। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ विशेष ट्रेनिंग के साथ मौजूद रहें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तैयारियां किसी भी बड़े स्वास्थ्य संकट को शुरुआती दौर में ही रोक सकती हैं। इबोला संक्रमण में शुरुआत में लक्षण सामान्य बुखार जैसे होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थिति गंभीर हो जाती है। इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ है कि अस्पतालों को अभी से तैयार रहना होगा। स्वास्थ्य सिस्टम को सभी ज़रूरी निर्देश इसके लिए दे दिए गए हैं। तो इसके लिए हमें और आपको भी सावधानी ज़रूरी होगी, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो आज खबर प्रधान शो में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।